Hi everyone, welcome to Kmods only. In this session, I will discuss about the quick revision of alkane and alkyne and basic introduction of alkane. जो मैंने कॉपी में नोट्स बनाई थी उसको ही यहाँ पे क्विक रिवीजन के थ्रू डिस्कस करूँगी। मैंने यहाँ पे पीपीटी उसकी नहीं बनाई है, मुझे वही ज़्यादा सूटेबल लगा तो मैंने लिखकर कॉपी में ही यहाँ पे डिस्कस करने के लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। तो देखिए इसमें क्या है, पहले हम एल्केन हाइड्रोकार्बन का बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि आफ्टर लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैसेस हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। और फ्यूल लिक्विड फॉर्म में क्या क्या होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है। ये सारे जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन होते हैं इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं। और जो भी गैसियस फॉर्म में हमारे फ्यूल्स होते हैं लाइक एलपीजी एंड सीएनजी, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये हो गया प्रोसेस, किस प्रोसेस से हम अलग अलग फ्यूल्स को ऑब्टेन करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। एल्केन का प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया गया है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे मैंने प्रोपीन का एग्जाम्पल ये लिया है। प्रोपीन मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और उसको हम ट्रीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकिल मेटल के और हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में, तो हमको एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, देखिए सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बीच में, वो रिप्लेस हो जाएगा, वहाँ पे दो हाइड्रोजन्स आके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल एनसीईआरटी में डायरेक्टली ऐसे करवाया था तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे डिस्कस कर दिया। अगर एल्केन की जगह पे हम एल्काइन लेते हैं, यानी कि 3 बॉन्ड्स अगर कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो उसको भी हाँ फुली यहाँ पे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और हम एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड बाय द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब दूसरा मेथड यहाँ पे देखेंगे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एक्सेस एक्सेप्ट फ्लोराइड्स। यहाँ पे जब एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं तो फ्लोराइड का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर होता है। और आयोडीन का भी नहीं करते हैं, अभी मैं आगे डिस्कस करती हूँ। क्योंकि आयोडीन जो होता है वेरी स्लो रिएक्टिव होता है, वो रिवर्स रिएक्शन दे देता है। इस वजह से इसमें जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन का ही हम यूज़ करके एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें देखिए एल्काइल हैलाइड है यहाँ पे, मतलब कि और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक ये ध्यान देना है कि इसमें जो हमारा रिएजेंट यूज़ हुआ है डिफरेंट होगा। फर्स्ट वाले मेथड में देखे थे जब सिंपल हाइड्रोकार्बन से करते थे तो वहाँ पे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल का यूज़ करते थे, बट यहाँ पे डिफरेंट रिएजेंट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा, जिंक मेटल होगा और H+ होगा। H+ यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में होगा, मतलब कि हम HCl जो हमारा एसिड होता है उसको यहाँ यूज़ किया गया है, तो सिंपली हमने यहाँ पे H+ दिखा दिया है। HCl भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया, जब इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा तो हमको एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमने CH3 लिया था, CH4 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक उसी तरह से कितने भी मेंबर का हम कार्बन चेन ले लें, वहाँ पे Cl जो है रिमूव होके एक हाइड्रोजन वहाँ पे आ जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है तो ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे C2H5 था तो C2H6 का फॉर्मेशन हो जाएगा इन प्रोडक्ट साइड में। ठीक, ये हो गया बाय द यूज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड से। अब देखिए एल्काइल हैलाइड में क्या क्या हम यूज़ नहीं करते हैं। जनरली फ्लोरीन और आयोडीन का यूज़ हम नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर होता है, मतलब थोड़ा सा भी अगर लाइट प्रेजेंट होगा तो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख भी दिया है, लेस फेवर ड्यू टू द एक्सप्लोसिव नेचर। और जो हमारा आयोडीन होता है वो बहुत ही स्लो रिएक्टिव होता है, मतलब कि ये जो बॉन्ड फिजन होगा बहुत ही स्लो प्रोसेस से होगा और इसलिए ये क्या करता है कि रिवर्स रिएक्शन देके आयोडीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। इस वजह से फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों का हम दोनों एल्काइल हैलाइड का यूज़ अवॉइड करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ईजिली नहीं देता है, ओनली क्लोरीन और ब्रोमीन का हम यूज़ करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। और थर्ड मेथड में देखेंगे, इसमें ऊर्ज रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, जो एल्काइल हैलाइड लेंगे उसमें सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड को लेंगे, ये हायर एल्केन का फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कभी भी हम मीथेन का ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मिथाइल
क्लोराइड अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ से एक क्लोराइड हट के एक और मिथाइल ग्रुप लग जाता है, तो वहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम मीथेन का कभी भी फॉर्मेशन नहीं कर सकते वुर्जी रिएक्शन के थ्रू। और रिएक्शन प्रोसीड्स जो ये रिएक्शन प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वाया फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के थ्रू होता है ये रिएक्शन। ये जो है ना, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ऊर्जा रिएक्शन होता है उसमें कौन सा रिएक्शन प्रोसेस यूज़ किया जाता है और किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हायर एल्केन के लिए यूज़ करते हैं। और अनसिमेट्रिकल जो हमारे एल्केन्स होंगे उसके लिए ये फेवर नहीं करता है और इसमें मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो रिएक्शन प्रोसेस यूज़ होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये हो गया थर्ड मेथड। अब इसका ये तो डेफिनेशन हमने देख लिया, अब इसका रिएक्शन कैसे होता है उसको देखेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ है, सिंपल एल्किल हैलाइड लिया हमने, 2 मोल्स लिए वहाँ पे। फिर ये जो CH3 है एक और CH3 के साथ में बॉन्ड बना के एथेन का फॉर्मेशन कर देगा। और इसमें मस्ट है कि इसमें क्या करना है, सोडियम मेटल का यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे सोडियम मेटल यूज़ किया गया है। तो और इसमें एक और बेसिक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है कि ड्राई ईथर का भी यूज़ करना है, क्योंकि हमारा सोडियम जो है थोड़ा सा भी अगर वहाँ रिएक्शन कंडीशन में ह्यूमिडिटी रहेगी तो वो क्या करेगा, रिएक्शन जो हमें डिज़ायर चाहिए वो नहीं मिलेगा, कुछ और रिएक्शन हो सकता है। इस वजह से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ हमारा जो मिथाइल ब्रोमाइड होता है रिएक्शन करके इथेन का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया वुड्स रिएक्शन। इसको डेफिनेशन डायरेक्ट याद रखिएगा। और इसमें जो हमारा होता है हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। लाइक हमने मेथेन का यूज़ किया था तो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है, मेथेन इससे नहीं फॉर्म हो सकता है कभी भी। अब हो गया थर्ड वाला मेथड, इसमें देखेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, एल्केन्स फॉर्म एल्केन का फॉर्मेशन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है जब रिएक्शन में। तो इसमें क्या करते हैं हम, सोडा लाइम दैट मीन्स कि NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों को इन दोनों का यूज़ करते हैं रिएक्शन कंडीशन में। और उसके बाद से प्रोडक्ट वन फेवर कार्बन, ये जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसमें एक कार्बन जो है कम होगा। ठीक, ये हो गया इसका डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। इसमें देखिए क्या है, सबस्ट्रेट में हमने CH3COOH लिया है, यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा तो CH3 ही बचेगा। और CH3 में ये जो NaOH का H है बॉन्ड बना के CH4 का फॉर्मेशन कर देगा। तो हम डीकार्बोक्सिलेशन मेथड से हम मेथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन लेस हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इस वजह से इसमें हम मेथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक और इसमें प्रोसेस है कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम रिक्वायर्ड। इसमें सोडियम या पोटेशियम का सोल्यूशन इसमें लेना है। लाइक इसमें ले सकते हैं KCl या फिर, और इसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एट एनोड। एनोड पे हमारा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का फॉर्मेशन होता है। मेथेन कैन नॉट बी ऑब्टेन। इसमें भी ये है कि मेथेन का हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें भी हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और फाइनल जो प्रोडक्ट होगा कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो किस नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है। ये मतलब इसको ध्यान रखना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो फिर ये हमारा पहला वाला देखिए, इसमें क्या है, CH3COONA, मतलब कि हमने ये सॉल्ट लिया है और इस सॉल्ट से क्या होगा, जो हमारा मेटल है वो अलग हो जाएगा। तो सॉल्ट जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है वो निगेटिव साइन में रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो मेटल था अलग हो गया और ये सबस्ट्रेट जो था कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है ये इस तरह से नेगेटिव साइन में अलग हो जाएगा और मेटल पॉजिटिव साइन में अलग हो जाएगा। ठीक, फिर एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ हुए हैं वो क्या करेंगे, दोनों इस सॉरी, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए, जैसे कि यहाँ पे है एक नेगेटिव साइन है और 2 मोल हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से जब निकलेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा हमारा ये लोन पेयर हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि फ्री रेडिकल की तरह यहाँ पे
ट्रीट होगा। तो यहाँ पे देखिए जब फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे भी जो ये बॉन्ड होगा हेटेरोलाइटिकली बॉन्ड फ्यूज़न होगा, एक इलेक्ट्रॉन ACH3 के ऊपर में और एक इलेक्ट्रॉन CO2 के ऊपर में जाएगा। तो और यहाँ पे जो CO2 है यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है ही और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये अपना स्टेबल होके CO2 गैस बाहर निकल जाएगा और हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने के बाद से 2 मोल्स हैं हमारे मिथाइल रेडिकल फॉर्मेशन हुए हैं उसके। फिर ये क्या होंगे, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है फ्री रेडिकल यहाँ पे आपस में मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा एनोड पे फॉर्मेशन हुआ है प्रोडक्ट का। और कैथोड पे क्या होगा, जो हमारा H2O है उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये याद रखना है फाइनली कि जैसे हमारा एनोड पे फॉर्मेशन हो रहा है एल्कीन का, तो कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये हो गया एल्केन का फॉर्मेशन। हमने क्या क्या देखा इसमें, देखिए सबसे पहले इसमें देखे थे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फॉर्मेशन हो सकता है और एल्किल हैलाइड का यूज़ कर सकते हैं। ऊर्ज रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इसमें भी एल्किल हैलाइड का ही यूज़ करते हैं। इसका कुछ कंडीशन है बेसिक हमने बताया था, उसको आप एक बार और देख लेना। कोल प्रोसेस है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मेथड से हम बनाते हैं। इसमें भी हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है, मीथेन का फॉर्मेशन इसमें भी नहीं हो सकता। और इसमें ये ध्यान देना है कि जो एनोड होगा, एनोड पे हमारा इथेन का फॉर्मेशन होगा और जो हमारा कैथोड होगा वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का रिलीज़ होगा। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कोल प्रोसेस में इतनी सारी चीज़ें ध्यान देना है। और देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। अब हो गया, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है। सो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स लाइक मेथेन हमने लिया और यहाँ पे Cl2 हमने लिया हैलोजन, तो इसका रिएक्शन होके क्या बनाता है, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और HCl जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। ठीक, तो इसमें जब हम हैलोजिनेशन करते हैं तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक हैलोजन ग्रुप आके एल्केन में ऐड हो जाता है। वैसे ही अगर मतलब ये 4 हाइड्रोजन है तो 4 बार ये क्या हो सकता है, क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो सकता है और फाइनली हमको टेट्राक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, जितने भी हाइड्रोजन है वो एक एक करके रिप्लेस हो जाएंगे किससे, हैलोजन से। तो ये हो गया हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब देखिए इसमें जो रेट होता है रिएक्शन का वो किस ऑर्डर में होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन का होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, देन आयोडीन। बट यहाँ पे है कि सबसे जो लेस फेवर होता है कौन सा, फ्लोरीन, क्योंकि ये बहुत ही, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि ये बहुत ही वॉलेंट होता है, इसको कंट्रोल करना इजी नहीं है, इस वजह से लेस फेवर होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन ही इसमें फेवरेबल कंडीशंस होते हैं। और ये जो आयोडीन है इसलिए नहीं फेवर करते क्योंकि ये बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है। अगर आयोडीन को हम चाहते हैं यूज़ करना तो इसमें क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं लाइक HiO3 या फिर HNO3। इसके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट वाले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से जब आयोडीन मीथेन के साथ में रिएक्शन करेगा तो CH3I का फॉर्मेशन करेगा। अब जो HI का फॉर्मेशन हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया था उससे ये आयोडीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2O रिलीज़ हो जाएगा। तो इस HI को कंट्रोल कर लेते हैं हम, इस वजह से हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाता है क्या, मिथाइल आयोडाइड। इसमें भी देखिए हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन फॉलो फ्री रेडिकल इन 3 स्टेप। जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हैलोजिनेशन होता है एल्केन का उसमें कौन सा रिएक्शन प्रोसेस यूज़ होता है, तो फ्री रेडिकल का प्रोसेस यूज़ होता है और इसमें जो 3 स्टेप का हम यूज़ करते हैं। ठीक, जो 3 स्टेप का यूज़ करते हैं वो होता है क्या, चैन इनिशिएशन, देन प्रोपागेशन, देन चैन टर्मिनेशन, ये 3 प्रोसेसेस होते हैं। तो अब देखिए इसमें दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एल्केन का, वो देखेंगे कंबशन। इसमें क्या होता है, अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेथेन का ट्रीटमेंट कराते हैं तो CO2 यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा गैस और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से जो इंथैल्पी ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है, 890 किलो जूल पर मोल। ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है।
जब हमारा सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ होता है तो वहाँ पे हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं, ठीक, कंबशन के टाइम पे। अब देखिए अगर हम C4H10 मॉलिक्यूल लेते हैं तो वहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन बैलेंस होगा 13/2 होगा। इसको कैसे कन्फर्म करेंगे, जब भी कंबशन रिएक्शन देखेंगे एल्केन का तो ये फार्मूला हमको याद रखना चाहिए जिससे कि डिफ़िकल्टी ना हो। जितने भी नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ पे दिया होगा उसमें क्या हो जाएगा 3n+1/2 करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। और उसके बाद से जो प्रोडक्ट साइड में CO2 का फॉर्म होगा उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड में है उस उतने ही नंबर से हम क्या करेंगे CO2 में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी n में 1 प्लस करके H2O का मतलब फॉर्मेशन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ये तो जनरल फार्मूला है, इसको आपको इस फॉर्मूले को आपको याद रखना चाहिए जो ये हमने यहाँ पे नीचे डिस्कस किया है। जस्ट 1 मिनट व्हाट हैपेंड, जो ये नीचे हमने फार्मूला लिखा है इसको आप याद कर लेना ताकि आगे कभी भी ये रिएक्शन आता है तो वहाँ पे आप बैलेंस कर लेना रिएक्शन जो होगा। एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं तो इसमें क्या करेंगे 3, मान लीजिए ऑक्सीजन की वैलेंसी मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। 4 कार्बन है तो 3 × n है, दैट मीन्स कि 3 × 4 करेंगे फिर +1/2 तो ये 12 ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और +1 करेंगे तो 13/2। वही 13/2 यहाँ पे वैलेंसी लिखा गया ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैलेंसी होगी वही होगी जितने नंबर ऑफ कार्बन है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। और एक जो ये 4 है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो H2O की वैलेंसी हो जाती है तो यहाँ पे 5s2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे प्रोसेस क्या था, प्रोसेस तो जो हुआ है वो कंप्लीट यहाँ पे कंबशन हो गया हमारे एल्केन का। लेकिन अगर इनकम्प्लीट हम उतना ऑक्सीजन नहीं देंगे जितना ऑक्सीजन इसको रिक्वायर्ड होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा। तो देखिए इनकम्प्लीट कंबशन का रिएक्शन यहाँ पे मैं एक यहाँ पे लिखी हूँ CH4 है, उसको बस हमने O2 मॉलिक्यूल दिया है तो इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है तो जिससे हमारा ओनली कार्बन वहाँ से रिलीज़ होता है। बहुत ही अच्छा नहीं होता ये। और ये जो कार्बन रिलीज़ होता है इसका डिफरेंट यूज़ करते हैं, इसका भी यूज़ है बट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक। और कंट्रोल ऑक्सीडेशन, अगर हमको जो हम चाहते हैं कि एल्केन से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लें या फिर एसिड का फॉर्मेशन कर लें तो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए कंट्रोल ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या है मीथेन है। मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और कॉपर का यूज़ करते हैं, कॉपर मेटल हमने यूज़ किया और टेम्परेचर बहुत ही हाई रखा 523 केल्विन और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा रखा हमने, तब जाके ये मेथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ है। जस्ट 1 मिनट, ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, जूम आउट करती हूँ। सो अगर हम मीथेन यूज़ करते हैं तो हमको मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, पर उसका हमें कंडीशन याद रखना है, कॉपर मेटल का यूज़ करना है और टेम्परेचर हाई रखना है और प्रेशर भी हाई रखना है। तो इस कंडीशन में हमारा मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मेथेन का ही यूज़ करके हम चाहते हैं कि मेथेनल का फॉर्मेशन हो जाए, SCHO का फॉर्मेशन हो जाए जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, तो उसके लिए हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड का हीट के प्रेजेंस में यूज़ करेंगे तो हमारा SCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2O रिलीज़ हो जाएगा, ठीक। ये हो गया सेकेंड रिएक्शन। और थर्ड वाला रिएक्शन देखिए, अगर हम चाहते हैं कि एसिड फॉर्म हो जाए हमारा प्रोडक्ट साइड में, उसके लिए क्या करेंगे, इथेन का 2 मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पे और O2 का मॉलिक्यूल इसमें लेना ही है क्योंकि हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीजन का एडिशन करना। तो यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट का यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, मैग्नीज सॉल्ट का यूज़ करेंगे, दैट मीन्स कि और हीट भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो हमारा एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन में जो जो डिफरेंट यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पे रिएजेंट, इसको ध्यान में रखना है हम लोग को, तभी ये रिएक्शन याद करना है। इसका कोई प्रोसेस नहीं है कि हम समझ लें और जैसे मैथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है ऐसे कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसको आपको रटना ही होगा कि ये वाला हम मेटल यूज़ कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, ये मेटल यूज़ कर रहे हैं तो मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला रिएजेंट हमने यूज़ किया है तो ऑक्सीडेशन होने के बाद से इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है।
सो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर और हम देखें तो KMnO4 3 का भी यूज़ करके हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं मॉलिक्यूल का, बट इसमें नेसेसरी कंडीशन ये है कि उसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए जो सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे। लाइक हम सपोज यहाँ पे हमने CH3 then again CH3, here present only H, this hydrogen is 3 डिग्री हाइड्रोजन। इस टाइप का सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तभी KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करके ये प्रोडक्ट का यहाँ फॉर्मेशन करेगा जो हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन एटम यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और उसकी जगह पे OH का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जितने भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस थे डिफरेंट हमने डिस्कस कर दिया। अब आते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, दैट इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होगा, जस्ट सपोज हियर एन एल्केन रिएक्ट टू गिव चेन आइसोमरिज्म एनहाइड्रस AlCl3 and HCl शुड बी प्रेजेंट। ये जो होगा हमारा रिएजेंट का प्रेजेंस होना चाहिए आइसोमराइजेशन कंडीशन के लिए। इसको अगर हम ओपन करके लिखे यहाँ पे तो ये है हमारा CH3 CH2 this is also 2 CH2 then finally CH3 this is 2। तो इसको अगर हम रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में, तो इसका क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा। आइसोमराइजेशन इन द सेंस कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और जो हमारा फाइनल जो मिथाइल एक ग्रुप है यहाँ पे आगे ऐड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। या फिर इसी मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे अगर हमने ऐड कर दिया तो डिफरेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये आइसोमराइजेशन में बस इतना ही होता है कि जो हमारा अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल का डिफरेंट तरीके से होगा। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा है और सेकेंड वाले मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ है उसमें यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है। बाकी सारी चीज़ें जो होंगी इसमें सेम होंगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही यहाँ पे सेम होगा, ओनली स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिफरेंट है, इस वजह से आइसोमराइजेशन है। ये आइसोमराइजेशन प्रोसेस से हमको आइसोमर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक, अब फिफ्थ वाला केमिकल प्रॉपर्टी एल्केन का देखेंगे तो एरोमेटाइजेशन होता है। एरोमेटाइजेशन के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम 6 मेंबर का एल्कीन चेन ले लेंगे। ये चेन के फॉर्म में ही है, हमने इसको सर्कल के फॉर्म में इसलिए लिखा है कि थोड़ा इजीली दिखेगा, देख के थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि हमको बेंजीन का फॉर्मेशन करना है इससे, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा है। तो देखिए इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, सब जितनी भी अभी तक मैंने रिएक्शन डिस्कस किया है तो उसका सबस्ट्रेट और रिएजेंट याद रखना है और प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन होता है याद रखना है। सब चीज़ें याद रखनी है, कोई भी प्रोसेस के थ्रू समझने की कोशिश समझ के ही याद करना है कि मतलब ये रिएक्शन हो रहा है, ये फॉर्मेशन होगा तो हमें कौन सा रिएजेंट का यूज़ करना है। यहाँ पे भी अगर हम एरोमेटाइजेशन देखेंगे, एरोमेटाइजेशन को ही हम बोलते हैं रिफॉर्मिंग। तो इसके लिए है कि हम क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का ही यूज़ करेंगे। इन तीनों मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंस कोई भी एक हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमको टेम्परेचर चाहिए 773 केल्विन और जो प्रेशर का कंडीशन है वो क्या होगा 10 to 20 ATM हो सकता है। तो ये रिएक्शन हमारा फिजिबल होगा और फाइनली हमको बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। डिहाइड्रोजनेटेड हमको प्रोडक्ट का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वाला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उसको देखेंगे यहाँ पे। सिक्स्थ रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम के साथ में अगर हम एल्केन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होता है। और ये देखिए अगर नीट के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन जो है हमारा वहाँ से सिलेबस से हटा दिया गया है, बट ये रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, हाइड्रोजन गैस का रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन का अगर कोई रिएक्शन पूछता है तो हम सोचने लगे कि ये तो हाइड्रोजन चैप्टर का उठा के दे दिया है। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का गैस का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो किस कंडीशन में होगा, एल्केन को हम वाटर के साथ में ट्रीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और हीट प्रोवाइड करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा जो
यहाँ पे रिलीज़ होगा और H2O गैस जो है फॉर्म हो जाएगा। ये H2 गैस जो है ये इंडस्ट्रियल यूज़ेज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इस वजह से ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है उस सब फील्ड में। अब सेकेंड लास्ट वाला जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, पायरोलिसिस है। इसको हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है इसमें। इसमें क्या होता है, एल्केन का जब ब्रेक करते हैं हम तो एल्केन जो ब्रेक होते हैं, एल्केन या फिर एल्कीन में एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमने C6H14 लिया है और 773 टेम्परेचर यूज़ किया यहाँ पे केल्विन। तो C6 से H12 H2 गैस रिलीज़ हुआ, C4H8 C2H6 रिलीज़ हुआ। मतलब जितना फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल हो सकता है स्टेबल मॉलिक्यूल का, ये पायरोलिसिस के थ्रू यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और फाइनली C3H6 C2H4 और मेथेन। और एक और हम देखें, ये स्पेसिफिक एक रिएक्शन है। इसके लिए अगर हेप्टेन या फिर पेंटीन का फॉर्मेशन करना हो तो हम ये स्पेसिफिक रिएक्शन यूज़ करते हैं। C12H26 लेते हैं यहाँ पे और प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल, ये तीनों मेटल, कोई भी एक मेटल यूज़ कर सकते हैं और वहाँ टेम्परेचर हमको 973 केल्विन देना पड़ता है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर ही ज़्यादा देना है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं तो फ्रेगमेंटेशन इतना ईजिली तो होगा नहीं। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एल्केन ही, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन। तो इसको ब्रेक करने के लिए हायर टेम्परेचर को देना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे हायर टेम्परेचर यूज़ किया गया है। तो अगर हम ये सब स्टेट यूज़ करते हैं तो हेप्टेन और पेंटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट एल्केन। यहाँ पे एल्केन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे एल्कीन। एल्कीन का ऐसे ही प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, ये होता है जनरल फार्मूला। और इसका स्ट्रक्चर हम देखें, अगर इथीन का हम स्ट्रक्चर बना के एक एक चीज़ वहाँ पे इलेबोरेट करें, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल, तो क्या होगा देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी 134 हो जाएगी। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 154 होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे बाई बॉन्ड आने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड होती है, लेंथ वो 110 पिकोमीटर होती है। और जो हमारा एंगल होता है इस हाइड्रोजन कार्बन और इस कार्बन के बीच में 121.7 डिग्री होता है। और इस वाले अगर हम हाइड्रोजन अगर इस वाले हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल देखें तो 116.6 डिग्री होता है। तो इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको एक एक चीज़ यहाँ पे इलेबोरेट कर दिया। और जो हमारा बॉन्ड इंथैल्पी होता है पाई बॉन्ड की, वो 284 किलो जूल पर मोल होता है। और सिग्मा बॉन्ड की जो होती है वो 397 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। अगर हम इथीन का स्ट्रक्चर का यहाँ पे इलेबोरेशन करें तो अब देखिए आगे इसमें है, ड्यू टू द लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मोबाइल इन नेचर होते हैं और इजीली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये जो हमारा एल्कीन होता है पाई बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है। तो सबसे पहले इसका हम प्रिपरेशन अगर मेथड देखें तो प्रिपरेशन अगर करते हैं एल्काइन से तो H2 गैस का यूज़ करेंगे। और ये पैलेडियम हमें मेटल यूज़ करना है और कार्बन का यूज़ जो करेंगे वो पैलेडाइज्ड कार्बन होगा। इस पैलेडियम और इस कार्बन को साथ में मिला के क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। तो अगर हम एल्काइन का यूज़ कर रहे हैं लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो हमारा सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये भी याद रखना है, जो हमारा लिंडलार कैटलिस्ट होगा उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर एल्काइन का हम रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कराते हैं तो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। कब सिस देगा कब ट्रांस देगा ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे अगर हम पैलेडियम और कार्बन के प्रेजेंस में वही पैलेडाइज कार्बन मतलब होता है जो कार्बन है ना उसको पाउडर के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ करा जाएगा तो उसको पैलेडाइज कार्बन बोलते हैं।
अगर हम इथीन का यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन गैस के साथ में, तो यहाँ पे इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम प्रोपाइन का यूज़ कर रहे हैं तो प्रोपाइन में भी क्या हो जाएगा, प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय द डिफरेंट प्रोसेस। दैट मीन्स कि फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइन से हमने फॉर्मेशन देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा एल्कीन का। अगर हम एडिशन करें डाई हाइड्रोजन का सेम उसी तरह से जैसे हमने एल्कीन में देखा था, प्लेटिनम पैलेडियम और निकिल का यूज़ करके, तो हमारा इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसी तरह से एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, तो अगर हम डाई हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो जो दो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होके दो हमारा जो हैलाइड्स हैं उनको एडिशन कर लेता है और एल्कीन डाई हाइलाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड जो भी ब्रेक होगा तो दो हमारा हैलाइड ग्रुप जाके ऐड हो जाएंगे। तो इसको ऐसे याद रखना है। ब्रोमीन क्लोरीन जैसे ही हमने मतलब मॉलिक्यूल यूज़ किया है तो उसी तरह से सेम वैसे एडिशन हो गया है और जो बीच का पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड देखेंगे, अगर HIHBr और HCl ये जो होता है एडिशन, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो अगर हम इसका एडिशन देखें, एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिक एल्कीन, अगर सिमेट्रिक एल्कीन के साथ में हम HBr का रिएक्शन देखते हैं तो क्या होता है, HBr का हमने जब रिएक्शन कराया तो इसमें क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक है तो कहीं पे भी Br को ऐड करें H को ऐड करें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे ब्यूटीन का सबस्ट्रेट लिया है, ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि इधर भी दो कार्बन एटम है, इस साइड भी दो कार्बन एटम है, इस वजह से सिमेट्रिकल है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो यहाँ पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा Br कहाँ पे ऐड कर रहे हैं और किधर हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कंडीशन यूज़ करें कि अनसिमेट्रिकल हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, दैट मीन्स कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके दोनों साइड में नंबर ऑफ़ कार्बन डिफरेंट होंगे तो वो अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो उनका जो रिएक्शन कंडीशन होता है वो मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन के थ्रू होता है। यहाँ पे जो हमारा H होगा वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स ज़्यादा होंगे, ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। और जो हमारा Br होता है वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो वो मेजर प्रोडक्ट होता है। और जब इसका उल्टा हम कर देंगे, दैट मीन्स कि उल्टा मीन्स क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। मतलब कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम Br को वहाँ पे ऐड करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स ज़्यादा हैं तो वो जो होगा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ये जो हमने जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ Br लगाया तो मेजर प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ Br लगाए हैं तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। ठीक, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। अब देखिए इसका हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, जब हमारा रिएक्शन कंडीशन में पर ऑक्साइड आ जाए। पर ऑक्साइड इन द सेंस कि लाइक C6H5COO और हमारा दो इसका मॉलिक्यूल होगा और O2 प्रेजेंट होगा, या फिर H2O2 भी अगर आता है तो वो भी क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन रिएक्शन कराएगा। ठीक, एंटी मार्कोनिका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पर ऑक्साइड आ गया, रिएक्शन प्रोसीड्स या फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन प्रोसीड होता है फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जो हमारा मार्कोनिकॉफ है या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ है वो कौन से रिएक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है, तो वहाँ पे हम बताएंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो यहाँ पे देखिए जो HBr है ये ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के बाद से जहाँ हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स कम है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और Br वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स ज़्यादा हैं, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल हो जाएगा। देखिए जो टर्मिनल हमारा कार्बन है वहाँ पे Br को ऐड किया गया, जो हाइड्रोजन बीच में है वहाँ पे हाइड्रोजन को यूज़ किया तभी तो CH2 आया है। तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। ठीक, अब इसका मैकेनिज़्म अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैकेनिज़्म में क्या होगा, फर्स्ट वाले स्टेप में जो हमारा ये परऑक्साइड दिया हुआ है इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन परऑक्साइड इसको हम बोलते हैं।
बेंजीन पेरोक्साइड को ऐसे लिखने के बाद से देखेंगे कि दोनों साइड इसका जो मॉलिक्यूल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों सेम है, तो यहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो जाएगा। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से जो है CO2 रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। तो ये जो है यहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होने की वजह से CO2 बाहर निकल जाएगा और 2 मोल्स ऑफ बेंजाइल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो अब जो ये बेंजाइल रेडिकल हैं वो HBr के प्रेजेंस में क्या करेंगे, इनको भी फ्री रेडिकल बनाएंगे, मतलब H रेडिकल और Br रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो H रेडिकल होगा वो बेंजीन के साथ में बॉन्ड बना के सिंपल बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। ये बेंजाइल रेडिकल था, H से रिएक्ट करके बेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया और हमारा जो Br रेडिकल है, ये Br रेडिकल है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ऐसे रिएक्शन में फॉर्म हो जाएगा। Br रेडिकल ही तो चाहिए हमको अटैक कराने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा ये बॉन्ड है, इधर ब्रेक हुआ और एक इधर ब्रेक हुआ और एज अ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये जो Br है वहाँ पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या है, ज़्यादा हैं, तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ में Br ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा फ्री रेडिकल है फॉर्म हो गया, ठीक। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा Br अगर टर्मिनल कार्बन से ऐड हो रहा है तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। और जो अगर हमने Br को इस वाले कार्बन पे अगर ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये टर्मिनल कार्बन पे फ्री रेडिकल जो होता है लेस स्टेबल होता है। यही रीज़न होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में, मतलब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम एडिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये जो हमारा फ्री रेडिकल है और ये हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब 2 डिग्री फ्री रेडिकल के साथ में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर हमारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल के साथ में हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। सो इसमें बस यही देखना था कि इंटरमीडिएट जो है स्टेबल फॉर्म होता है, इस वजह से हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही पेरोक्साइड प्रेजेंस के में रिएक्शन कराते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस यहाँ लिखी है हमने, उसको भी यहाँ पे पेरोक्साइड के कंडीशन में ये पॉइंट नोट करने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की है कि HCl और HI के प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो इनका बॉन्ड एनर्जी होता है, सपोज HCl का वो 430.5 किलो जूल पर मोल होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है किससे, HBr के बॉन्ड एनर्जी से। तो इसको क्लीव नहीं कर पाता है फ्री रेडिकल के थ्रू, इसलिए हम इनका रिएक्शन जो है ये फ्री पेरोक्साइड इफेक्ट के में नहीं कर सकते हैं HCl और HI का, ठीक। ओनली HBr के ही प्रेजेंस में ये सब रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक। HCl का तो हमने देखा कि बॉन्ड एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा है, बट HI का बॉन्ड, हम HI का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, HI को हम इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है बहुत ही कम होती है, जो कि रिवर्सिबल नेचर की होती है। वो अगर ब्रेक भी कर दिया इसने तो वो वापस से I2 मतलब कि आयोडीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। इस वजह से हम HCl एंड HI का फ्री रेडिकल कंडीशन में रिएक्शन नहीं कराते हैं, ठीक। अब हो गया हमारा 3। अब 4th वाला देखते हैं, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम एडिशन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है। यहाँ पे एडिशन मैंने थोड़ा जूम कर दिया है ताकि क्लियर यहाँ पे दिखे। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी अगर हम देखें तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन होता है, और ये जो रिएक्शन प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अगर हमने इथेन का सबस्ट्रेट लिया है सपोज़ यहाँ पे, और यहाँ पे कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो इसका जो हाइड्रोजन है कि यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद से एज अ रूल ऑफ मार्कोनिकॉफ देखें तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स, यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन की बात ही नहीं है। जस्ट सपोज़ ये सॉरी, यहाँ पे मैंने जो सबस्ट्रेट लिखी है यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, सॉरी नंबर ऑफ़ जो कार्बन है एक कम हो गया है, और ये हमारा CH है,
इसको आप बना लेना। ये हमारा सबस्ट्रेट है यहाँ पे। तो इसका रिएक्शन करेंगे तो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट में। ठीक, ये हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक, और उसी तरह से देखें तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड हुआ, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है, वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये जो एनायन होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और जो नंबर हाइड्रोजन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन। अब सेकेंड वाला हम देखें यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। ये जो हमारा सबस्ट्रेट है CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब प्रोपाइल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे प्रोपीन लिए लिए होंगे ना, इस वजह से उधर फॉर्म होगा। अब फिफ्थ वाला केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, एडिशन ऑफ वाटर। ये भी क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड होता है। जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पे हमारा OH जाके ऐड हो जाएगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे CH2 था तो CH3 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे था ही नहीं, इस वजह से हमारा यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा। ये जो हमारा है एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा इस वाले प्रोसेस से। ठीक, ये बार बार मैं इरेज कर दे रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। ये है CH3। अब सिक्स्थ वाला इसमें केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या है, ऑक्सीडेशन है इसमें। सो ये जो हमारा बेयर्स रिएजेंट होता है KMnO4, ये हम अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में मिक्स करते हैं तो इसका जो कलर होता है डिसअपियर हो जाता है। इस वजह से पता लगता है कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन था अनसैचुरेटेड था। तो अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए हम बेयर्स रिएजेंट का यूज़ करते हैं, लैब में हम लोगों ने यूज़ किया है, आपको भी याद होगा। फिर इसमें अगर हम KMnO4 का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, डाई ऑल जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है हमारे एल्कीन पे। और सेम कंडीशन में उसी तरह अगर हमने प्रोपीन का यूज़ किया है सबस्ट्रेट में, तो इसमें भी डाई ऑल जो है जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इससे जो हमारा अनसैचुरेशन टेस्ट है, इससे पता लग जाता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो हो गया। दैट मीन्स कि जो पिंक कलर था हमारा KMnO4 का वो चेंज हो गया है। दैट मीन्स कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तभी तो डाई ऑल उसमें जाके ऐड हुआ है। ठीक, अब देखिए इसमें ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम यहाँ पे मैं बना देती हूँ इसको, अगर यहाँ पे कार्बन है और इससे लगा हुआ 2 कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसका जब रिएक्शन हम करेंगे KMnO4 का एसिड के प्रेजेंस में, या फिर K2Cr2O7 भी हो सकता है इसके जगह पे, और एसिड का ही उसमें मीडियम देंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये जो हमारा CH2 है यहाँ से मतलब रिलीज़ हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, कि मैं समझा रही हूँ कि कैसे ये रिएक्शन होगा। और इसके जगह पे आके कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से CH3 और यहाँ पे CH3 था ही। ठीक, तो ये रिएक्शन हो जाएगा हमारा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। और जब अगर हम ऐसा लेते हैं सबस्ट्रेट, ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट हमने कैसा लिया है। अगर हम लीनियर ऐसे सबस्ट्रेट ले लेते हैं एल्कीन का, तो वहाँ पे एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि जितने उसमें कार्बन होंगे उसका, यहाँ से सपोज हमने ये जो डबल बॉन्ड था इसको ब्रेक किया, इसको मैं और अच्छे से दिखाती हूँ, हॉस पॉस हो गया यहाँ पे। देखिए जो लास्ट वाला रिएक्शन है इस वाले पेज पे, यहाँ से हमने अगर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया और COOH का हमने ग्रुप का मतलब यहाँ पे एडिशन कर दिया। जैसे ही एडिशन करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ हमारा इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। KMnO4 अगर डाइल्यूटेड ले रहे हैं तो उससे अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है। अगर हम KMnO4 या फिर K2Cr2O7 का एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट किस तरह का वहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह का सबस्ट्रेट होगा तो हमारा कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अगर इस तरह से लीनियर हम सबस्ट्रेट लेते हैं एल्कीन का, तो हमारा इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन। सॉरी गाइस, थोड़ा बाहर से आवाज़ आ रहा था, सॉरी फॉर दैट। ये रिएक्शन पे ध्यान दीजिए। अभी तक हमने जितना रिएक्शन देखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ उसको ध्यान में रख के ही हमको
रिएक्शन को याद रखना है, क्या सबस्ट्रेट है, क्या रिएजेंट यूज़ हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, वो सारी चीज़ें हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस वाले स्टेप में हम देखेंगे कि जो ओजोनेलिसिस होता है एल्कीन का वो कैसे होता है। ओजोनेलिसिस बोले तो O3 का एडिशन ऑन पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन। ठीक, जब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे तो सिंपल सा जो हमारा ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएंगे और ये जब हमारा जब हम यहाँ पे जिंक और H2O के साथ में ट्रीट कराएंगे इस टाइप के मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे इथेनॉल और मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैसे होता है इसको भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ये जो था इस टाइप से इधर ब्रेक हो जाएगा और ये वाला CH2O जो है इस साइड ब्रेक हो जाएगा। तो इसके ब्रेक होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक, और ये जो दूसरा वाला है एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, तो इथेनॉल और मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। सेम उसी तरह से अगर इस तरह से हमारा सबस्ट्रेट है, लाइक इसको क्या नाम रख सकते हैं, देखिए हमने आइसोमेरिज्म डिस्कस किया, इसका नाम मैं बताती हूँ क्या होगा। 1 2 3 नंबरिंग कर दिया हमने। तो जो सेकेंड पे है मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 2 मिथाइल, इसको बोलेंगे प्रोप 1 इन। हम इसको लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ये हमारा इसका IUPAC नेम होगा, किसका, जो सबस्ट्रेट हमने यूज़ किया है। मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक, ये जो हम सबस्ट्रेट लिए हैं यहाँ पे अगर हम ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, ओजोनाइट का फॉर्मेशन करेगा। ये जो हमारा इंटरमीडिएट है, ये ओजोनाइट जो है इस जिंक और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, प्रोपेन 2 ओन का फॉर्मेशन करेगा। ये वाला हमारा सबस्ट्रेट है और SCHO तो बनेगा ही, जो लास्ट वाला मतलब ब्रेक हो रहा है उस साइड वाले से। ठीक, ये हो गया हमारा ओजोनोलिसिस। अब पॉलीमराइजेशन देखेंगे। पॉलीमराइजेशन भी बहुत ही यूज़फुल है डेली लाइफ के लिए, ये रिएक्शन भी, क्योंकि इससे हम पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हैं बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। इथीन जो है, इथीन का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीथीन होता है का फॉर्मेशन होता है। ये पॉलीथीन बहुत ही ज़्यादा ही मात्रा में यूज़ किया जाता है, जबकि इसको अवॉइड करना चाहिए यूज़ करना, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। बट डेली लाइफ में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और देखिए जो हम पॉलीमराइजेशन से कौन से टाइप के डेली यूज़ की चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक बैग बनता है, स्क्वीज़ बॉटल बनता है। स्क्वीज़ बॉटल बोले तो जैसे कि सपोज़ कोई बॉटल है जिसको हम स्पंजी टाइप का उसको प्रेस करके उसकी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। या फिर रेफ्रिजरेटर डिशेज़ जो है बनते हैं। टॉयज़ जो बच्चों के खिलौने हैं वो भी बनते हैं। पाइप्स जो घरों में वाटर सप्लाई के लिए पाइप का यूज़ करते हैं। इसमें रेडियो में, टीवी में, मतलब कि जो हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में ही यूज़ होती हैं, वो पॉलीमर्स ही यूज़ हो रहे हैं। तो पॉलीमराइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, एक रिएक्शन एक तरीके से। तो ये हो गया फाइनल हमारा एल्केन और एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन मेथड्स। अब हम नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे अबाउट एल्काइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड। फिर उसका भी क्विक रिवीजन कराने के बाद से सबका एक कंपाइल वीडियो लेके आएंगे जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एल्कीन और एल्काइन का डिस्कस करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्काइन के साथ। थैंक यू।